हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है एमजेपीआर यूनिवर्सिटी या अन्य किसी भी यूनिवर्सिटी में आता हो, तो उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, जिन यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट आता है। कौन-सा सब्जेक्ट है? वो सब्जेक्ट है फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, या आप ये भी कह सकते हैं कि फार्मिंग सिस्टम एंड प्रिसिशन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है? तो अगर ये सब्जेक्ट आता है, तो इस सब्जेक्ट से संबंधित जो भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ठीक है? जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो ये बात है कि ये 1 नंबर में पूछे जाएँगे, और दूसरी बात ये कि ये 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 1 नंबर जो 3 नंबर में हो, 1 नंबर में जो होगा, वो जैसे कि यही सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे किसी का फुल फॉर्म हो गया है, या किसने कौन-सा कथन दिया है वगैरह-वगैरह, ऐसे करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो और जो दूसरा हो गया है, वो हो गया है 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या पूछ पूछ सकते हैं कि जैसे इसमें तीसरे नंबर पर दिया गया है पुनरुद्धारक फसलें कौन-सी हैं? ठीक है? तो ऐसे पूछ सकता है पुनरुद्धारक फसलें कौन-सी हैं? और इनके बारे में थोड़ा-सा, ठीक है, विस्तार से बताइए। ठीक है? थोड़ा-सा विस्तार से बताइए, जिसमें उन्होंने शब्द सीमा भी आपको दे रखी होगी, जिसमें 150 शब्द सीमा दे रखी होगी। तो ऐसे करके वो पूछ सकते हैं। तो ये तो ज़रूरी है कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है? अगर नहीं पढ़ते हैं, वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हमारे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज की वीडियो में। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे मैं भी जो भी वीडियो डालूँगा, उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। इसमें पूछा गया है कि कवक जनित बीमारियों के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? क्या पूछा गया है कि कवक जनित बीमारियों के लिए अधिकतम अधिकतर जो है कौन-सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो कौन-सा रसायन प्रयोग किया जाता है? वो हो जाएगा मैंकोज़ेब प्रयोग किया जाता है। कौन-सा प्रयोग किया जाता है? मैंकोज़ेब प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इसमें पूछा गया है कि फार्म नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वर्तमान में भविष्य के लिए साधनों के समुचित प्रयोग द्वारा उगाई जाने वाली फसलों एवं पशुओं के संयोगों के संबंध में निर्णय लिया जाता है। तो ये कथन किसका है? ये किनका है? तो ये कथन किनका है? प्रोफ़ेसर टंडन एवं ढौडियाल का है। किसका है? प्रोफ़ेसर टंडन एवं ढौडियाल का है। फिर उसके बाद आ जाता है तीसरा पॉइंट हमारा। इसमें इसमें पूछा गया है कि पुनरुद्धारक फसलें कौन-सी हैं? ठीक है? पुनरुद्धारक फसलें कौन-सी हैं? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा लेग्यूमस लेग्यूमस अर्थात दाल वाली फसलें। कौन-सी हैं? लेग्यूमस अर्थात दाल वाली फसलें हैं। फिर उसके बाद आ जाता है चौथा क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि अंधी गुड़ाई किस फसल में करते हैं? अंधी गुड़ाई किस फसल में करते हैं? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा गन्ने में करते हैं। ठीक है? अंधी गुड़ाई किसमें करते हैं? गन्ने में करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है पाँचवा क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि मिश्रित शस्यन का विज्ञान अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एल.ए. फ्लाइच ने किया। किसने किया? एल.ए. फ्लाइटिज ने 1928 ईस्वी में किया। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि डीएपी या डाई अमोनियम फॉस्फेट किस प्रकार का उर्वरक है? तो ये किस प्रकार का उर्वरक है? ये जटिल उर्वरक है। ठीक है? फिर उसके बाद आ जाता है 7वां प्रश्न हमारा। इसमें पूछा गया है कि शुष्क खेती कहाँ की जाती है? शुष्क खेती कहाँ की जाती है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों, जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। कितनी? 50 सेंटीमीटर से जहाँ वार्षिक वर्षा जो है कम होती है, वहाँ शुष्क खेती करी जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जलाक्रांत एवं क्षारीय मृदाओं में हरी खाद हेतु कौन सी फसल अच्छी है? तो कौन सी फसल अच्छी है? वो हो जाएगा ढैंचा। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि बगीचों में
हरी खाद के लिए कौन सी फसल बोनी चाहिए? तो बगीचों में जो है हरी खाद के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी बरसीम हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल की बारंबारता क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? एकल खेती कहलाती है। क्या कहलाती है? एकल खेती कहलाती है। फिर उसके बाद आ जाता है सनई की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई है? तो सनई की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई है? ब्राज़ील में हुई है सनई की उत्पत्ति सर्वप्रथम। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि नकदी फसलें कौन-सी हैं? नकदी फसलें कौन-सी हैं? तो नकदी फसलें हो जाएँगी जैसे गन्ना, आलू, तम्बाकू, ठीक है? गन्ना, आलू और तम्बाकू जो है कैसी फसलें हैं? नकदी फसलें हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पूर्ण खाद कौन-सी मानी जाती है? तो पूर्ण खाद कौन-सी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा गोबर की खाद। गोबर की खाद जो है पूर्ण खाद मानी जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है 14वां क्वेश्चन, ठीक है? अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें पूछा गया है कि गोबर की खाद खेत में डालने का उचित समय है। तो गोबर की खाद जो है खेत में डालने का उचित समय कौन-सा है? वो हो जाएगा फसल बोने से 1 माह पहले। ठीक है? फसल बोने से 1 माह पहले। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लवणीय मृदा में कौन-सी खाद नहीं डाली जाती है? लवणीय मृदा में कौन-सी खाद नहीं डाली जाती है? तो सोडियम नाइट्रेट नहीं डाली जाती है, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ट्रिपल सुपर फास्फेट फास्फोरस कितने प्रतिशत होता है? तो ट्रिपल सुपर फास्फेट में फास्फोरस कितने प्रतिशत होता है? 18% होता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो ये कितने प्रतिशत होती है? 25% होती है। कितने प्रतिशत होती है? 25% होती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एक संपूर्ण उर्वरक में मुख्यतः किन तत्वों का होना आवश्यक है? किन तत्वों का होना आवश्यक है? एनपीके का होना आवश्यक है। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पौधों में नाइट्रोजन मुख्यतः किस रूप में पहुँचाती है? पौधों में नाइट्रोजन मुख्यतः किस रूप में पहुँचाती है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में पहुँचाती है, NO3 डैश के रूप में पहुँचाती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि किस उर्वरक में एमाइड के रूप में एन पाई जाती है? तो किस रूप में पाई जाती है? यूरिया, ठीक है? यूरिया के रूप में पाई जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि किस तत्व के बना पर्णहरिम नहीं बनता है? ठीक है? किस तत्व के बिना जो है पर्णहरिम नहीं बनता है? तो किस तत्व के बिना नहीं बनता है? मैग्नीशियम के बिना जो है पर्णहरिम तत्व नहीं बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मृदा सूक्ष्म जीवों में एक्टिनोमाइसीज कितने प्रतिशत होता है? ठीक है, मृदा सूक्ष्म जीवों में एक्टिनोमाइसीज कितने प्रतिशत होता है? तो कितने प्रतिशत होता है? 9% होता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि खाद की विघटन क्रिया में किसका योगदान है? विघटन क्रिया में किसका योगदान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोटोजोआ का योगदान है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मृदा जीवाणु क्या कार्य नहीं कर पाते हैं? मृदा जीवाणु क्या कार्य नहीं कर पाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ह्यूम का संश्लेषण, ठीक है? ह्यूम का संश्लेषण। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अधिकांश मित्र जीवाणु सर्वोत्तम कार्य करते हैं। तो कैसी मृदा में करते हैं? उदासीन मृदा में करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कौन सी फसल भूमि संरक्षी के रूप में उगाई जाती है? कौन सी उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शुष्क कृषि के लिए कौन सी फसलें अच्छी हैं? शुष्क कृषि के लिए कौन सी फसलें अच्छी हैं? तो बाजरा और सरसों, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि किसी फसल को बोने का चुनाव करते समय किस बात का ध्यान मुख्य रूप से रखना चाहिए? तो इसके लिए जो है फसल की किस्म का ध्यान मुख्य रूप से रखना चाहिए। आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि द्वितीय भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो द्वितीय भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? खरपतवार नियंत्रण करना। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मृदा कटाव रोकने के लिए
प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी क्रिया उपयुक्त है? तो कौन सी है? मेड़बंदी है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कौन सी फसल बिना सिंचाई के नहीं उगाई जा सकती है? तो गन्ना, गन्ना जो है बगैर सिंचाई के नहीं उगाया जा सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है ढैंचा की गणना किन फसलों में की जाती है? तो ढैंचा की गणना जो है किन फसलों में की जाती है? हरी खाद वाली फसलों में की जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि अरगट रोग किस फसल में लगता है? तो अरगट रोग जो है बाजरा में लगता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भूमि में जैव पदार्थ कितने प्रतिशत होता है? तो भूमि में जैव पदार्थ 10% होता है। फिर उसके बाद आ जाता है लट जीरा किस प्रकार का खरपतवार है? तो लट जीरा जो है किस प्रकार का खरपतवार है? तो ये जो है बहुवर्षीय खरपतवार है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एक बीजपत्री खरपतवार है। तो एक बीजपत्री खरपतवार कौन सा हो जाएगा? मोया, जई, सांवा और कांस हो जाएगा। ठीक है, एक बीजपत्री। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मेटाक्सिरोन खरपतवार नाशी का प्रयोग किस फसल में करते हैं? तो इसका जो है प्रयोग किस फसल में करते हैं? गेहूं में करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सरसों में कौन सी खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं? तो कौन सी खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लू क्लोरिलिन का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मूल्य रोग किस फसल में लगता है? मूल्य रोग किस फसल में लगता है? तो राइट आंसर है जौ। जौ में मूल्य रोग लगता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि गेहूं में प्रथम सिंचाई कब करें? ठीक है, गेहूं में प्रथम सिंचाई कब करें? तो 20 से 25 दिन बाद। ठीक है, बुवाई के 20 से 25 दिन बाद करना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि संरक्षण जुताई किस प्रकार लाभदायक है? तो संरक्षण जुताई जो है ईंधन और श्रम लागत में सामग्री कमी, ठीक है, प्रकार से जो है लाभदायक है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि खेती में स्थिरता के लिए किस प्रकार की फसल बेहतर है? खेती में स्थिरता के लिए किस प्रकार की फसल बेहतर है? तो राइट आंसर है सुरक्षा फसलें। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि टिकाऊ खेती की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो टिकाऊ खेती की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पारिस्थितिक सामंजस्य। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एसएफ की एफएओ परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो न्यूनतम जुताई शामिल नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत में एसएफ के अंतर्गत किस प्रणाली का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कृषि वानिकी का क्षेत्रफल जो है अधिकतम है। फिर उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत में एसएफ में कौन सी प्रथा नहीं है? तो कौन सी प्रथा नहीं है? सुरक्षा फसलें नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत में किस एसएफ अभ्यास का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो किसका क्षेत्रफल अधिकतम है? फसल का चक्रण, ठीक है, फसल का चक्रण चक्रीकरण, ठीक है, अधिकतम है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत में किस एसएफ अभ्यास का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो किसका है? तैरती हुई खेती का। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि नासा का पूर्ण रूप क्या है? नासा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो है पूर्ण रूप कौन सा हो जाएगा? सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वर्तमान में भारत या दुनिया में किसी भी अन्य एसएफ प्रणाली की तुलना में किस पर अधिक ध्यान है? तो किस पर है? जैविक खेती पर है। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आगे की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।